हेलो स्टूडेंट, देखो ये आईआईटी जेईई में आया हुआ एक क्वेश्चन है मेरे बेटा, अभी लेटेस्ट आया हुआ है। इसमें हमें क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, ये एक सॉलिड स्फीयर है, ठीक है। इस सॉलिड स्फीयर पे टॉप मोस्ट पॉइंट पे 49 न्यूटन का एक फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी लग रहा है इस पे, ठीक है। और ये जो स्फीयर है ये रोल कर रहा है विदाउट स्लिपिंग, ठीक है। और इसका मास दे रखा है हमें, और हमें बतानी है इसके सेंटर की लीनियर एक्सेलरेशन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करते हैं मेरे बेटा। देखो, कभी भी किसी क्वेश्चन को करते हैं, कुछ डाटा आपको लग सकता है कि नहीं दे रखा है, बट वो डाटा आगे जाके या तो इररिलेवेंट हो जाता है या फिर वो कट जाता है। जैसे इसमें हमें लग रहा है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं दे रखा है, ठीक है, इसका रेडियस भी नहीं दे रखा है स्फीयर का, तो ये कहीं ना कहीं कट जाएगा, तो इसमें आपको घबराना नहीं है, ठीक है। तो अब इसको प्रोसीड करते हैं बेटा। देखो, सबसे पहले इस पे न्यूटन सेकंड लॉ लगाते हैं, ठीक है, सेंटर पे। तो सेकंड लॉ की इक्वेशन मेरे बेटा 49 माइनस एफ इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है, ये बहुत क्लियर है। और वैल्यू पुट कर दो, मास कितनी है 20 केजी, एक्सेलरेशन हमें पता करना है, लीनियर एक्सेलरेशन, ठीक है। ये सॉलिड स्फीयर मेरे बेटा रोल कर रहा है विदाउट स्लिपिंग, इसका मतलब वेलोसिटी इक्वल टू आर ओमेगा इस पे होल्ड करता है, यानी लीनियर एक्सेलरेशन इक्वल टू आर अल्फा, ये एंगुलर एक्सेलरेशन है, ये वाला रिलेशन इस पे होल्ड करेगा, ठीक है। अब रोटेशन मोशन में चलते हैं। ऊपर वाला फोर्स भी इस पे एक टॉर्क लगा रहा है, ठीक है। टॉर्क कैसे कैलकुलेट करते हैं? टॉर्क करते हैं फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये रही एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। तो ऊपर वाला फोर्स इस पे एक टॉर्क लगाएगा जो इसको ऐसे रोटेट कर रहा है, ठीक है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी इस पे एक टॉर्क लगाएगा जो इसको सेम डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, यानी दोनों टॉर्क को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। तो टॉर्क इज गिवन बाई 49 इंटू आर, जो इसका रेडियस है, आर इसका रेडियस मान लो, ठीक है, और एंड प्लस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इंटू आर, और ये इक्वल टू आपके पास होना चाहिए आई अल्फा के बराबर। आई क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका? सॉलिड स्फीयर का। अल्फा क्या है? एंगुलर एक्सेलरेशन। जैसे लीनियर मोशन में हमारे पास फोर्स इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, उसी तरह से रोटेशन मोशन में टॉर्क इक्वल टू होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। ये क्लियर है? अब देखो मेरे बेटा, ये सॉलिड स्फीयर है, तो सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/5 mr², ये होता है, ठीक है। तो यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, 49 इंटू आर एफ इंटू आर 2/5, एम की वैल्यू है 20 r², और अल्फा के लिए ये वाला रिलेशन होल्ड करेगा, तो अल्फा की वैल्यू हो जाएगी लीनियर एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाय रेडियस, ठीक है। अब आर तो दोनों साइड से, देखो ये आर से एक आर कट गया और ये आर भी आपस में कट गए, ये कॉमन लेके करोगे तो आप कट जाएंगे, सिंपल कैलकुलेशन है, ठीक है। 5 को 20, और ये हो गया हमारे पास 49 प्लस एफ इक्वल टू 8a, ठीक है। इसे अगर हम इक्वेशन 1 बोलें, ये इक्वेशन 1 हो गया, तो ये इक्वेशन 2 हो गया, तो इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दीजिए तो फ्रिक्शन कट जाएगा, यानी 98 इक्वल टू आ जाएगा 28a, और यहां से लीनियर एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी 98/28, यानी 3.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। तो कभी भी किसी भी क्वेश्चन को करते हैं तो आपके कंसेप्ट बहुत क्लियर होनी चाहिए, तब आपको क्वेश्चन बहुत आसान लगता है। तो देखो बेटा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा रट्टाफिकेशन बेस्ड भी है, ठीक है, और ये फिजिक्स का क्वेश्चन जरूर है, बट ये केमिस्ट्री बेस्ड भी है, ठीक है। तो मेरे बेटा, इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है कि कोई मटेरियल है, उस मटेरियल का वर्क फंक्शन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। आपको पता होना चाहिए वर्क फंक्शन क्या होता है। वर्क फंक्शन मतलब एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए मटेरियल,
ठीक है, यानी इस मटेरियल से इलेक्ट्रॉन निकालने में इतनी एनर्जी लग रही है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास? क्वेश्चन ये है कि बताओ विजिबल लाइट का कौन सा कंपोनेंट इस इलेक्ट्रॉन को निकालने में सक्षम होगा। ठीक है, तो हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी या वेवलेंथ निकालनी पड़ेगी। ठीक है, और वो हमें याद होनी चाहिए कि वो वेवलेंथ किस लाइट के करस्पॉन्डिंग है। ठीक है, तो आप देखो पहले ये सरफेस है, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन है, ये लाइट आ रही है, लाइट में फोटोन होगा। ठीक है, फोटोन की एनर्जी इज गिवन बाई h म्यू या hc अपॉन लैम्डा। ठीक है मेरे बेटा, ठीक है, अब इसको जस्ट निकालना में, तो ये दो जो जितनी एनर्जी हमें इलेक्ट्रॉन निकालने में लग रही है वो एनर्जी इस फोटोन के पास होनी चाहिए, यानी दोनों की इक्वेट कर देते हैं। hc अपॉन लैम्डा इक्वल टू 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब मेरे बेटा देखो कुछ शॉर्टकट आपको पता होनी चाहिए। h और c की वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दे रखी है। c तो वेलोसिटी ऑफ लाइट है, h आपका प्लांक कांस्टेंट है। ठीक है, तो hc की जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो ये कितना आता है? 1240 नैनोमीटर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ में नहीं आ रहा है? ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको डाटा मेमोराइज भी करना पड़ता है, तो अब यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो 1240 अपॉन लैम्डा इक्वल टू 3, और यहां से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 1240 अपॉन 3, कुछ मेरे बेटा अप्रोक्सीमेट 413 नैनोमीटर। ये ध्यान रखना ये नैनोमीटर में है, तो ये नैनोमीटर में है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट कट जाएगा, यूनिट वाइज आपको आना चाहिए, ये तो प्रॉब्लम रहती है। ठीक है मेरे बेटा, अब मेरे बेटा ये रेक्टिफिकेशन बेस्ड हो गया कि ये 413 नैनोमीटर की जो वेवलेंथ है ये कौन से लाइट की है। ठीक है, तो अब इसमें ऑप्शन आप देख के बोल सकते हो। वैसे ये जो ये लाइट कॉरस्पॉन्ड होती है ये ब्लू लाइट के कॉरस्पॉन्ड होती है। ठीक है, ब्लू लाइट का जो डाटा है हमारे पास, ब्लू लाइट का वो है, जो ब्लू लाइट होती है वो है 380 से लेकर 500 नैनोमीटर तक, ये ब्लू लाइट कॉरस्पॉन्डिंग होती है इसके लिए। मेरे बेटा ये थोड़ा सा डाटा है जो आपको रटना पड़ेगा। हाँ, ब्लू लाइट में भी वायलेट लाइट ओवरलैप होती है। ठीक है, तो वायलेट लाइट की भी जो रेंज है कुछ कुछ इसके आसपास होती है, तो इसका बेस्ट आंसर तो ब्लू लाइट है। मगर अगर वायलेट भी अगर कहीं ऑप्शन में है तो आपको अप्रोक्सीमेट करके आंसर देना होता है। तो होप सो आपको एक कैलकुलेशन समझ में आई होगी। इस क्वेश्चन में थोड़ा रट्टाफिकेशन भी इन्वॉल्व है। इसका मतलब हमारे पास जो विजिबल लाइट है, जैसे वायलेट हो गया है, येलो हो गया है, जो भी उसके कंपोनेंट है, आपको उसकी रेंज भी याद करनी होगी। ठीक है, थोड़ा सा रेक्टिफिकेशन की भी रिक्वायरमेंट होती है। गॉट माय पॉइंट ना? ये क्वेश्चन इस चीज को, इस रेक्टिफिकेशन की इंपॉर्टेंस को बता रहा है। ठीक है मेरे बेटा, होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। मेरे बेटा ये क्वेश्चन है, ये बोर्ड में भी कई बार पूछा गया है क्वेश्चन, और इसकी एक वीडियो मैंने पहले भी अपलोड करी हुई है, देखो। और ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दे रखे हैं, ठीक है, और यहाँ पे एक प्लेट बीच में डाल दी गई है। इधर की साइड का मटेरियल का एप्सिलॉन दे रखा है, आपको एप्सिलॉन 1 करके बोला हुआ है, यहाँ पे एप्सिलॉन 2 करके बोला हुआ है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नहीं दिया हुआ है, एप्सिलॉन करके दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे वही पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसको हमने ऐसे डिवाइड कर दिया, यहाँ पे प्लेट लगा दी है। ठीक है, हमें इस कॉम्बिनेशन का कैपेसिटेंस बोला गया C1 है और इसका बोला गया C2 है। हमें रेशियो निकालना C1/C2 का। ठीक है, तो मेरे बेटा देखो, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में जो कैपेसिटेंस होता है उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है एप्सिलॉन A/D। A है एरिया ऑफ प्लेट, D है डिस्टेंस। ठीक है,
अब यहां पे क्या है मेरे बेटा, देखो डिस्टेंस को आधा कर दिया गया है, d/2 कर दिया गया है, इधर भी d/2 कर दिया है, और एरिया सेम है। देखो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये एरिया यहां पे भी सेम है प्लेट का, यहां पे भी सेम है, यहां पे भी सेम है, ठीक है। तो इधर वाले कैपेसिटर की कैपेसिटेंस निकालें हम इसी फॉर्मूले से, तो वो हमारे पास निकल जाएगा, मान लीजिए उसको हम C11 बोल देते हैं, तो वो हमारे पास निकल जाएगा, यानी इसको हम बोल रहे हैं C11, वो निकल जाएगा हमारे पास ε1A/d/2, यानी 2ε1A/d, ठीक है। इधर वाले को हम C12 बोलते हैं, C12, तो इसकी भी सेम तरीके से निकल जाएगा मेरे बेटा ε2A/d/2, यानी 2ε2A/d, ठीक है। अब मेरे बेटा ये दोनों क्या है, सीरीज में है, ठीक है। तो सीरीज में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है उसको हम ऐसे निकालते हैं, यानी 1/C1, पूरे जो कॉम्बिनेशन है उसका कैपेसिटेंस हमें क्या दे रखा है, C1 दे रखा है, ठीक है, और सीरीज में है ये, तो 1/C11 प्लस 1/C12, ठीक है। अब यहां पे वैल्यू पुट कर दो, 1/2εA/d, तो d ऊपर चला जाएगा। उसी तरह से दूसरे वाले को करोगे तो d/2ε2A, ठीक है। अब देखो इसको एक बार रब कर देते हैं, इसको सॉल्व कर लो। 1/C1 इक्वल टू d/2A को हमने बाहर ले लिया, ε1 प्लस ε2, एलसीएम भी लिया, ε1 ε2, इससे हमारे पास C1 की वैल्यू आ गई 2A/d ε1 ε2/ε1 प्लस ε2, ये मेरे बेटा C1 की वैल्यू आ गई हमारे पास, ये हमारे पास C1 की वैल्यू आ गई, ठीक है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैं और दोनों हमारे सीरीज में हैं, तो हमारे पास इक्विवेलेंट कैपेसिटर हमने निकाल दिया, ठीक है। अब इस कॉम्बिनेशन को देखो, ठीक है। ये ऊपर वाले देखो, यहां पे प्लेट, इस कॉम्बिनेशन में क्या मेरे बेटा, ऊपर वाले प्लेट का भी, ये पूरा प्लेट का एरिया क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो अगर इसके कैपेसिटेंस को हम माने C21, तो ये हो जाएगा ε1, एरिया हो जाएगा हाफ, और डिस्टेंस क्या है, सेम, डिस्टेंस अभी भी सेम है मेरे बेटा, एरिया हाफ हो रहा है, केवल ये प्लेट का एरिया हाफ हो रहा है, यानी ε1A/2d, ठीक है। उसी तरह से इसको अगर हम C22 बोल दें तो ε2A/2d इक्वल टू ε2/2d, ठीक है। अब मेरे बेटा देखो ये दोनों कैपेसिटर यहां पे ये पैरेलल में है, ठीक है। यहां पे देखो ये दोनों कैपेसिटर किस में है, पैरेलल में है, ठीक है। और पैरेलल में हम कैपेसिटर को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, यानी जो हमारे पास C2 की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी C21 और C22 को ऐड कर देंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। यानी हमारे पास वैल्यू आ जाएगी ε1A/2d ε2A/2d, यानी A/2d ε1 प्लस ε2, ठीक है। ये हमारे पास C2 की वैल्यू आ गई है, ठीक है मेरे बेटा। अब हमें क्या चाहिए मेरे बेटा, रेशियो चाहिए, क्या चाहिए, रेशियो चाहिए। तो इसको एक बार रब कर देते हैं। अब हमें रेशियो किसका चाहिए, C1/C2 का रेशियो चाहिए। तो C1/C2 का रेशियो, C1 की वैल्यू डाल दो 2A/d
एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 अपॉन एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2 और C2 की वैल्यू डाल दो A अपॉन 2D एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2। ठीक है मेरे बेटा, आप इसका रेसिप्रोकल करोगे तो A अपॉन D तो कट ही जाएगा, ये हो जाएगा 4 एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 अपॉन एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास C1, ये हमारे पास C1 अपॉन C2 की वैल्यू आ गई। मेरे बेटा देखो ये क्वेश्चन भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है और रिपीटेड क्वेश्चन है CBSE बोर्ड का। ठीक है, तो बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं है, सिंपल NCERT बेस्ड ही क्वेश्चन है। ठीक है, होप सो आपको ये समझ में आया होगा। हेलो स्टूडेंट, देखो बेटा ये सवाल भी जेईई में आ रखा है, लेटेस्ट आ रखा है और इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, देखो एक रेजिस्टेंस है 150.4 ओम का। ठीक है, और एमीटर लगा हुआ है आपके पास और एमीटर का रेजिस्टेंस भी दे रखा है 240 ओम और इसके पैरेलल में एक रजिस्टर लगा हुआ है 10 ओम का। ठीक है, और हमें करंट बताना है एमीटर में, ये सर्किट दे रखा है आपको। तो बेटा ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो आप देखो इसको कैसे करोगे। सबसे पहले ये जो नेटवर्क है इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल देते हैं हम। ठीक है, जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट निकलेगा 1/R। मान लिया R उसका R मान लिया इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, तो हमारे पास है 1/240 प्लस 1/10 यानी 1 प्लस 24/240 यानी 25/240 और यहां से हमारे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी 240/25 और ये आ जाएगा हमारे पास 9.6 ओम। हाँ 9.6 ओम। ठीक है, अब मेरे बेटा ये पूरा नेटवर्क इस रजिस्टर के साथ सीरीज में है, तो जो हमारे पास R इक्विवेलेंट होगा, R इक्विवेलेंट वो क्या हो जाएगा 9.6 ओम प्लस 150.4 ओम, दोनों को ऐड कर देंगे हम। ठीक है, और ये आ जाएगा हमारे पास 160 ओम। ठीक है, ये हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस आ गया इस सर्किट का। अब मेरे बेटा करंट निकालना हमारे पास, तो इसको एक बार रब कर देता हूं। देखो करंट निकालना है, अब करंट के लिए हम क्या करेंगे मेरे बेटा, ओम्स लॉ को लागू कर देंगे। V = IR, वोल्टेज कितनी देर के में 20 वोल्ट, करंट की वैल्यू हमें निकालनी है और रेजिस्टेंस हमारे पास टोटल सर्किट का आ गया 160, तो हमारे पास करंट की वैल्यू आ जाएगी 20/160 यानी 1/8 एम्पियर। ठीक है, ये हमारे पास करंट की वैल्यू आ गई इस सर्किट में। ठीक है, अब मेरे बेटा देखो अब हमें करंट की वैल्यू चाहिए एमीटर में। ठीक है, हमें करंट की वैल्यू चाहिए एमीटर में। ठीक है, अब देखो मेरे बेटा जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो करंट डिवाइड होता है वो रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, इसको हम डिटेल्स में भी करके आपको दिखाएंगे, बट पहले आप एक बार शॉर्टकट देखो। यानी यहां पे जो करंट निकलेगा इस वाले ब्रांच में वो निकलेगा IA = रेसिप्रोकल लेंगे पहले 10 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस यानी 240 प्लस 10 और इंटू करंट है 1/8, इतना एम्पियर आ जाएगा, यानी 10/250 इंटू 1/8 ये आ जाएगा 200 एम्पियर। चाहे तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 0.5 इंटू 10⁻⁻2 या फिर 5 इंटू 10⁻⁻3 एम्पियर, या आप इसको 5 मिली एम्पियर भी लिख सकते हो। जो भी ऑप्शन आपको दे रखा होगा आपको उससे मैच करना है। ठीक है बेटा, अब क्वेश्चन ये है मेरे बेटा कि ये हमने कैसे लिया ऐसे।
ठीक है, तो इसको मैं एक बार करके दिखा देता हूं आपको, इस सर्किट को अलग से बना देता हूं। अब देखो मेरे बेटा, हमने ऐसा मान लिया कि करंट आई आ रहा है, आई में से आई ए एमीटर में से चला गया, तो टोटल करंट आई है, तो आई माइनस आई ए यहां से जाएगा, दोनों पैरेलल में लगे हैं, तो यहां पे वोल्टेज सेम होगी मेरे बेटा, वोल्टेज क्या होगी, सेम होगी। यानी अगर इस पॉइंट और इस पॉइंट में देखें, ऊपर वाले से ओम्स लॉ से कैलकुलेट कर रहे हैं, तो V इक्वल टू आई आर, आई ए इंटू 240 ये हो जाएगी, और नीचे वाले से भी सेम होगी, आई माइनस आई ए इंटू 10। ठीक है, इस रजिस्टर के अक्रॉस भी वोल्टेज सेम होगी और एमीटर के अक्रॉस भी वोल्टेज सेम होगी, समझ में आ रहा है? तो ये दोनों हम बराबर कर देंगे, आई ए इंटू 240 आई माइनस आई ए इंटू 10। ठीक है, और आई की वैल्यू तो हमें पता है ही, ये आई ए इंटू 240, आई की वैल्यू हमें पता है 1/8 आई थी, माइनस आई ए इंटू 10 से आप काट दीजिएगा। ठीक है, यहां से हमारे पास आई ए की वैल्यू आ जाएगी, आप इसको सॉल्व कर दीजिएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा। आई ए की वैल्यू जो हमारे पास आई थी 5 मिली एम्पियर। ठीक है, तो मेरे बेटा जो करंट डिवाइड होता है, देखो आपको शॉर्टकट भी पता होना चाहिए और आपको उसकी थ्योरी भी आनी चाहिए, तभी क्वेश्चन करना बहुत अच्छा लगता है, और कंपटीशन के लिए आपको शॉर्टकट भी पता होना चाहिए। ठीक है, होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। मेरे बेटा हम अपने इंस्टीट्यूट में इस क्वेश्चन को 10th लेवल पे ही करा देते हैं। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, आप मेहनत कीजिए, फिर नेक्स्ट पेपर आने वाला है। हेलो डियर स्टूडेंट, देखो एक ये क्वेश्चन भी आ रखा है मेरे बेटा, इस क्वेश्चन को भी मैं 10th लेवल पे कराता हूं बच्चों को। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, एक वायर है जिसकी लेंथ हमें दे रखी है 25 मीटर, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे रखा आपको, उसकी रेजिस्टिविटी दे रखी है। अब ये जो स्ट्रेट वायर है, इसको हमें सर्कल के रूप में बेंड करना है, और ये दो एंड आपस में जोड़ भी देने हैं, ऐसे सर्कल के रूप में बेंड कर दिया। अब जो डायमेट्रिकली अपोजिट एंड है, कोई भी दो एंड ले लीजिएगा, डायमेट्रिकली अपोजिट, इन दो एंड के बीच का हमें रेजिस्टेंस बताना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या रेजिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है। तो मेरे बेटा ये सवाल भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी हम 10th के स्टूडेंट को कराते हैं। ठीक है, तो आप देखो सबसे पहले रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर दो। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रो एल अपॉन ए। ठीक है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, रेजिस्टिविटी की वैल्यू दे रखी है हमें 2 इंटू 10⁻⁻⁶, लेंथ दे रखी है 25 मीटर, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है 5 मिलीमीटर मेरे बेटा, मिलीमीटर स्क्वायर, -3 इंटू -3, ये मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा ऐसे। ठीक है, देखो कैलकुलेशन करनी भी आनी चाहिए आपको, और ये सब SI यूनिट में है। ठीक है, अब हम इसको 10⁻³ इंटू 10⁻⁻³ यानी 10⁻⁻⁶, ये कट गया, वापस 25, यानी ये आ गया हमारे पास 10 ओम। ठीक है मेरे बेटा, यानी जो स्ट्रेट वायर हमें दे रखी है, जो स्ट्रेट वायर हमें दे रखी है, ये हमें 10 ओम की दे रखी है। ठीक है, अब हमने इसको बेंड कर दिया है, किस फॉर्म में, सर्कल के फॉर्म में बेंड कर दिया है। ठीक है, अब इसके दो एंड डायमेट्रिकली अपोजिट एंड, क्वेश्चन बड़ा सिंपल है ये। ठीक है, वो हमें किसी और एंगल से भी दे सकता था इस क्वेश्चन को थोड़ा कॉम्प्लिकेट करने के लिए। ठीक है, मगर उसने सिंपल दे रखा कि डायमेट्रिकली अपोजिट एंड हैं, और आपको अब ये जो दो एंड है इसके बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है। तो ये बड़ा सिंपल बन जाता है मेरे बेटा, क्योंकि ऊपर वाले वायर का जो रेजिस्टेंस है ये हो जाएगा 5 ओम, और नीचे वाले वायर का भी रेजिस्टेंस हो जाएगा 5 ओम, यानी ये एक पैरेलल कॉम्बिनेशन बन गया, ये एक पैरेलल कॉम्बिनेशन बन गया, ऊपर भी 5 ओम और नीचे भी 5 ओम। ठीक है, और ये A और B दो पॉइंट। ठीक है मेरे बेटा, अब इसमें हम पैरेलल का रूल लगा देंगे, 1/R मान लिया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, तो 1/5 प्लस 1/5
1/r इक्वल टू 2/5, यहां से हमारे पास r की वैल्यू आ जाएगी 5/2 यानी 2.5 ओम। ठीक है मेरे बेटा, तो ये सवाल बड़ा सिंपल है मेरे बेटा, ये हम अपने इंस्टीट्यूट में 10th के बच्चे को कराते हैं। ठीक है, तो ये जेई का जो पेपर था ये इतना टफ भी नहीं है। देखो मोटिवेशन से कुछ नहीं होता ज्यादा, आपको मेहनत करनी पड़ती है, आपको अपने कंसेप्ट बहुत अच्छे करने पड़ते हैं। ठीक है, तो ये सवाल बहुत आसान सवाल था, और विश्वास करो जो हमारे इंस्टीट्यूट में बच्चे पढ़ते हैं 8-10 क्वेश्चन तो ऐसे थे कि जो 10th के बच्चे भी कर सकते हैं। ठीक है, हेलो स्टूडेंट, देखो ये आज का एक सवाल है और बड़ा सिंपल है जो आईआईटी जेईई में आ रखा है, और ये सिंपल कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में लगेगा मेरे बेटा। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है मेरे बेटा कि कोई ऑब्जेक्ट है जिसको हम हाइट एस से नीचे छोड़ रहे हैं। ठीक है, और हमें एक पर्टिकुलर पोजीशन है, इस रास्ते में एक पर्टिकुलर पोजीशन है जहां पे काइनेटिक एनर्जी 3 टाइम्स है पोटेंशियल एनर्जी की। ठीक है, तो वहां पे हमें क्या पता करना है, उसकी वेलोसिटी उस पार्टिकल की, और वो कितनी हाइट पे ये चीज हो रही होगी। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है मेरे बेटा। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे। देखो इनिशियल जो एनर्जी हमारे पास वो क्या है, mgh, और h कितना है, s है। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर पोजीशन पे जो एनर्जी होगी मेरे बेटा क्या होगी, एक तो जो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी होगी वो होगी, और प्लस पोटेंशियल एनर्जी होगी, ये दोनों एनर्जी होंगी। ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या दे रही है, 3 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, यानी 3 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी की जगह हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, प्लस पोटेंशियल एनर्जी, यानी 4 टाइम्स पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो गया। यानी पोटेंशियल एनर्जी क्या है यहाँ पे, mgh, क्योंकि ये हाइट h है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगी mgh। ठीक है, तो इसको इक्वेट कर दें, mgs इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4mgh, mg से mg कट जाएगा, और यहां से हमारे पास h की वैल्यू आ जाएगी s/4। ठीक है मेरे बेटा, तो बड़ा सिंपल है ये क्वेश्चन। अब इसका नेक्स्ट पार्ट जो है, हमें इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इस पार्टिकल की वेलोसिटी भी चाहिए। ठीक है, तो मेरे बेटा वेलोसिटी के लिए भी हम सेम करेंगे, देखो एनर्जी कंजर्वेशन करेंगे। ठीक है, mgs हमारे पास टोटल एनर्जी है, और हमारे पास काइनेटिक एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² है। ठीक है, और हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी क्या है मेरे बेटा, पोटेंशियल एनर्जी है हमारे पास mgh, और h की जगह हम क्या पुट कर देंगे, s/4। ठीक है, समझ में आ रहा है, क्योंकि हमारे पास h की वैल्यू s/4 आ चुकी है। ठीक है, अब यहां से मेरे बेटा 1/2 mv² इक्वल टू क्या हो जाएगा, mgs माइनस mgs/4, यानी 3mgs/4। ठीक है, अब इसको थोड़ा रब कर देते हैं यहां पे, m से m कट जाएगा, और हमारे पास आ गया v²/2 इक्वल टू हो जाएगा 3gs/4। ठीक है, इस 2 से इसको भी काट दीजिए, और वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास √3gs/2। तो मेरे बेटा आपके पास ऑप्शन जो भी होंगे, आपको सही ऑप्शन उसमें से चूज करके टिक करना होगा। ठीक है, या आपने टिक किया होगा। तो ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल है मेरे बेटा, ये हमारे इंस्टीट्यूट में ये 9th के बच्चे सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, जितने भी बच्चे हमसे पढ़े होंगे उन्हें मालूम है, मैंने ये क्वेश्चन इनको करवा रखे हैं ऐसे। ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे है, जो आईआईटी जेईई में आ रखा है क्वेश्चन। ठीक है, तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, हेलो स्टूडेंट, देखो ये भी एक लेटेस्ट सवाल आया हुआ है मेरे बेटा। ये हमें एक स्पेरिकल सेल दे रखा है। ठीक है, तो कंडक्टिंग मानोगे, हालांकि जो बच्चे बता रहे हैं इसमें वो ये है कि क्वेश्चन हमें इस तरह से नहीं दे रखा है कि ये
कंडक्टिंग है या नॉन कंडक्टिंग है। तो आप इसको कंडक्टिंग मानिए, मेटल स्फीयर मानिए, ठीक है। तो अब मेरे बेटा इसके हमें सरफेस पे दे रखा है पोटेंशियल दे रखा है 120 वोल्ट, ठीक है। हमें क्वेश्चन क्या है, हमें क्वेश्चन ये है, एक तो सेंटर पे बताओ पोटेंशियल, एक सेंटर से 5 सेंटीमीटर की दूरी पे बताओ पोटेंशियल कितना है, और एक सेंटर से 15 सेंटीमीटर की दूरी पे बताओ कि पोटेंशियल कितना है, ठीक है मेरे बेटा। तो देखो मेरे बेटा ये सरफेस पे दे रखा है 120 वोल्ट, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है अंदर, जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है तो पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो जो सरफेस पे पोटेंशियल है वही पोटेंशियल पूरे स्फीयर के अंदर है, ठीक है। तो सेंटर पे भी पोटेंशियल सेम रहेगा 120 वोल्ट, और जो सेंटर से 5 सेंटीमीटर की दूरी है वहां पे भी पोटेंशियल सेम रहेगा, दैट इज 120 वोल्ट। ये बेटा समझ में आ रहा आपको, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है हमारे कि सेंटर से 15 सेंटीमीटर की दूरी पे बताना हमें, ये 15 सेंटीमीटर की दूरी पे है यहां पे, आप पोटेंशियल बताना है मेरे बेटा, ठीक है। तो इसके हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। देखो सरफेस पे जो पोटेंशियल दे रखा है वो 120 वोल्ट है, और पोटेंशियल इज गिवन बाई Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ठीक है। इसी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कई बार हम K मान लेते हैं, तो K Q अपॉन R, ठीक है मेरे बेटा, समझ में आ रहा है। अब K की वैल्यू हम अभी नहीं डालेंगे, Q की वैल्यू हमें पता नहीं है, और R की वैल्यू सरफेस पे जो दे रखा है वो दे रखा है हमें 10 सेंटीमीटर, यानी ये जो स्पेयर है ये 10 सेंटीमीटर इसका रेडियस है, 10 सेंटीमीटर। अभी SI यूनिट से हमें कोई ज्यादा मीनिंग नहीं है क्योंकि वो यूनिट्स आपस में कट जाएंगी, ठीक है। तो इसलिए मैंने वो 10 सेंटीमीटर लिखा हुआ अभी, ठीक है। अब देखो मेरे बेटा यहां ये पोटेंशियल कितना है हमारे पास, 120 वोल्ट, ठीक है। तो हमारे पास यहां से KQ की वैल्यू आ गई है 120 वोल्ट इंटू 10 सेंटीमीटर। देखो मैंने यूनिट इसलिए लिखे मेरे बेटा क्योंकि अभी हम इसको मीटर में चेंज नहीं कर रहे हैं और हमें जरूरत भी नहीं है चेंज करने की। मगर कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन करते करते हम खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने वो यूनिट क्या रखी हुई थी, इसलिए उसको वहां पे लिखा हुआ है। ये यूनिट अभी कट जाएगी तो आपको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब हमें पोटेंशियल कहां पे चाहिए, एट ए डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, तो उसका भी फॉर्मूला सेम है, पोटेंशियल चाहिए दैट इज के क्यू अपॉन जो डिस्टेंस हमारे पास दैट इज 15 सेंटीमीटर, ठीक है। अब के क्यू की वैल्यू हमारे पास है 120 वोल्ट इंटू 10 सेंटीमीटर और नीचे है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसको काट दो, दैट इज 80 वोल्ट। देखो मेरे बेटा सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया तो हमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी, तो पोटेंशियल कितना आया हमारे पास 80 वोल्ट। ये सिंपल सवाल था मेरे बेटा, अगर किसी बच्चे ने एनसीईआरटी सही ढंग से करी होगी तो एनसीईआरटी में ये एनसीईआरटी बेस्ड है क्वेश्चन, ठीक है। बहुत हार्ड पेपर नहीं था। मैं फिर कहूंगा आपको, जब आप पढ़ते हो तो कंसेप्ट के साथ पढ़ा करो, आपको हर चीज बहुत आसान लगेगी। अगर कंसेप्ट के बिना पढ़ोगे मेरे बेटा फिर प्रॉब्लम रहेगी। मोटिवेशन से नहीं, कंसेप्ट से पढ़ना, कंसेप्ट से पढ़ना, बार बार कह रहा हूं उस चीज को। तो बड़ा सिंपल सवाल था ये, ठीक है। होप सो आपको ये समझ में आया होगा जो मैंने समझाया, ठीक है। देखो बेटा इस क्वेश्चन में क्या है कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है जिसमें दो सोर्सेस की हमें इंटेंसिटी दे रखी है, ठीक है। वो इंटेंसिटी दे रखी है हमें 4I और 9I। ये हमें यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में दो सोर्सेस की इंटेंसिटी हमें दे रखी है 4I और 9I, ठीक है। हमें क्या बताना है मेरे बेटा, हमें बताना है जो मैक्सिमम इंटेंसिटी है उसमें से आपको मिनिमम वाले को माइनस करके बताना है कि ये वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो देखो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में मैक्सिमम के लिए क्या होता है, जो मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है वो क्या होता है मेरे बेटा, दोनों एम्पलीट्यूड ऐड हो जाते हैं, ठीक है। और वो कॉरस्पॉन्डिंग होगा आपका
अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2, यानी जो दो दे रखे हैं उसके स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, तो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, कितनी आ जाएगी 2 अंडर रूट I1 I है 3 अंडर रूट I का स्क्वायर, यानी 5 अंडर रूट I का स्क्वायर, यानी 25I। ये मेरे बेटा मैक्सिमम होगी। ठीक है, अब मिनिमम इंटेंसिटी क्या होती है, एम्पलीट्यूड माइनस हो जाता है एम्पलीट्यूड, तो इंटेंसिटी वाइज उसकी वैल्यू कैसे निकलती है, अंडर रूट I1 अंडर रूट I2 माइनस कर देंगे इसको स्क्वायर के। ठीक है, अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, थ्री आई में से 2 अंडर रूट I को माइनस कर दिया, उसका स्क्वायर कर दोगे, यानी हमारे पास आ गया अंडर रूट I का स्क्वायर, यानी I, यानी मिनिमम वैल्यू हमारे पास आई I और मैक्सिमम आई 25I। तो मेरे बेटा जो डिफरेंस हुआ मैक्सिमम इंटेंसिटी माइनस मिनिमम इंटेंसिटी का, वो कितना आया 24I। देखो किसी भी क्वेश्चन को करते हो ना तो थ्योरी बहुत क्लियर होनी चाहिए, आपको फॉर्मूले आपके टिप्स पे होने चाहिए, तभी आप क्वेश्चंस को बड़ी आसानी से करोगे, नहीं तो प्रॉब्लम रहेगी मेरे बेटा। ठीक है, होप सो आपको ये समझ में आया होगा। ये जेई का क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, देखो मेरे बेटा इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है कि ओजोनोलाइसिस ऑफ एनी कंपाउंड गिव दिस प्रोडक्ट 3 मिथाइल 6 ऑक्सो हेप्टेनॉल, और उस कंपाउंड को हमें आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, वो कंपाउंड आपके 4 ऑप्शन में दे रखे हैं। तो देखो मेरे बेटा पहले तो इस कंपाउंड को बनाओ, ये क्या है हमारे पास हेप्टेनॉल, तो 7 कार्बन वाली स्ट्रक्चर बनाओ पहले, 6 और एक यहां पे बना देते हैं 7। देखो 1 2 3 4 5 6 7 हेप्टेनॉल है, 7वें कार्बन पे हमने एल्डिहाइड ग्रुप लगा दिया। ठीक है, अब देखो मेरे बेटा 3 मिथाइल, ठीक है, 6 ऑक्सो हेप्टेनॉल, काउंटिंग कहां से करोगे, यहां से करोगे, 1 2 3 पे क्या लग रहा है मिथाइल ग्रुप, 4 5 6 पे क्या है ऑक्सो ग्रुप, और इसको कंप्लीट कर दो, ये CH3, यहां पे हाइड्रोजन, यहां पे भी हाइड्रोजन, यहां पे हाइड्रोजन, यहां पे हाइड्रोजन, यहां पे हाइड्रोजन, ये मेरे बेटा ये कंपाउंड बन गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है मेरे बेटा, अब हमें आइडेंटिफाई करना, तो देखो बड़े ध्यान से देखना किस कंपाउंड का ओजोनोलाइसिस करके ये प्रोडक्ट मिला होगा आपको। ये 2 ऑक्सीजन जो है, ये इसको नीचे की साइड बना देते हैं, ये 2 ऑक्सीजन को खत्म करके आपस में इनको जोड़ देना है, डबल बॉन्ड से जोड़ देना है। ठीक है, अच्छा रहेगा हम इसमें कार्बन का नेमिंग डाल देते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये मिथाइल ग्रुप है, या इसको 7 कर दो चलो। ठीक है, अब देखो इसको मैं मिटा रहा हूं, आपको क्या करना है 1 और 6 को जोड़ देना है आपस में। ठीक है, यानी कार्बन 1 और 6 को डबल बॉन्ड से जोड़ देना है, ये 6 कार्बन है। ठीक है, अब 1 के बाद आएगा 2, ये एक दूसरा कार्बन है, फिर आएगा तीसरा कार्बन, और तीसरे कार्बन पे CH3 जुड़ा हुआ है, फिर आ जाएगा 4th कार्बन, फिर आएगा 5th कार्बन, और फिर आएगा हमारे पास 6th कार्बन, और 6th कार्बन 1 2 3 4 5 6, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन, और 6 कार्बन पे ही आपका CH3 जुड़ा हुआ है। ठीक है, ठीक है मेरे बेटा, आप मेरे बेटा इसका नोमेनक्लेचर देखो, ये क्या है, इसका नोमेनक्लेचर ऐसे नहीं होगा जैसे हमने ये 1 2 लिखा हुआ है, इसका नोमेनक्लेचर यहां से होगा,
1 2 3 4 5 6 ऐसे करके होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास जो कंपाउंड बना वो ये बना। अगर आप इसको सीधा लिखना चाहते हो तो इस तरह से लिख सकते हो। अगर ये 1 है तो यहां पे डबल बॉन्ड कर देना CH3 और उसके बाद 1 2 3 4 पे भी CH3 जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो मेरे बेटा इसमें जो की कंसेप्ट है उसमें यही है कि जो आपके ऑक्सीजन वाले कार्बन हैं डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं उनको हटा के आपको उन दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगा देना है। ठीक है, और बाकी स्ट्रक्चर को आपको रिंग फॉर्म में डाल देना है। ठीक है, तो होप सो आपको ये समझ में आया होगा। हेलो स्टूडेंट, देखो मेरे बेटा इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, 2 मोल्स इथाइलिन ग्लाइकोल है, 2 मोल्स ग्लूकोज है और ये हमने 500 ग्राम वाटर में सोलुबल किए हैं। ठीक है, और मोलर एलिवेशन कांस्टेंट दे रखा है 0.52 केल्विन केजी पर मोल। ठीक है, और हमें क्या बताना है मेरे बेटा, इस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बताना है। इस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बताना है। तो मेरे बेटा प्योर वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, प्योर वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है प्योर वाटर का, वो कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस। और अगर इसको केल्विन में चेंज करें तो कितना निकलेगा 273। इसमें और ऐड कर दीजिए, आ जाएगा हमारे पास 373 केल्विन। ठीक है, और जो हमारा फॉर्मूला होता है मेरे बेटा एलिवेशन निकालने का, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला वो ये होता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इक्वल टू कांस्टेंट मोलर एलिवेशन कांस्टेंट इनटू मोलेलिटी। ठीक है, अब इस सॉल्यूशन की हमें मोलेलिटी चाहिए मेरे बेटा। ठीक है, मोलेलिटी, मोलेलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो आप इसको सिंपल भी निकाल सकते हो। देखो आधा kg में 4 मोल्स हैं तो 1 kg में कितने होंगे, 8 हो जाएंगे। और आप इसको फॉर्मूले से भी कर सकते हो, 4 मोल्स कितने में, आधा kg में 0.5, यानी ये आ जाएगा हमारे पास 8। मोलेलिटी कितनी आ गई, 8 आ गई। ठीक है, अब यहां पे सिंपल सब्स्टिट्यूट कर दो, हमारे पास एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कितना हुआ, kb की वैल्यू डाल दीजिए 0.52, मोलेलिटी की वैल्यू डाल दो 8, कितना हुआ, इतना केल्विन हमारा टेम्परेचर रेज हो जाएगा। ठीक है, तो अभी कितना है हमारे पास टेम्परेचर प्योर वाटर का, बॉइलिंग पॉइंट कितना है 373 केल्विन। तो अब कितना होगा मेरे बेटा, सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो कितना आएगा, 373 केल्विन में 4.16 को आप ऐड कर दीजिए, 377.16 केल्विन। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन था मेरे बेटा, अगर आपने एनसीईआरटी के क्वेश्चन किए होंगे तो उसी पे बेस्ड है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इसलिए एनसीईआरटी के क्वेश्चन जरूर करना, कंसेप्ट अपने बहुत क्लियर करना और फॉर्मूले अपने टिप्स पे रखना आप, और टेंशन मत लेना ज्यादा। ठीक है, समझ के करना। देखो अभी तो ये छोटे एग्जाम है, आगे और बड़े बड़े एग्जाम आते हैं, तो इसलिए टेंशन नहीं लेनी उसमें। ठीक है, हेलो बच्चों, देखो केमिस्ट्री में ये क्वेश्चन भी सिंपल एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, ये अभी लेटेस्ट आईआईटी जेईई में आ रखा है। देखो इसमें मेरे बेटा देखो ये आपका सोडियम नाइट्राइट है। ठीक है, और ये दोनों रिएक्शन करके क्या बना रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ये बना रहे हैं HNO2। HNO2 ये डाइजोनियम सॉल्ट बन रहा है। ठीक है, HNO2 आपका बहुत अनस्टेबल होता है और ये बहुत लोअर टेम्परेचर पे ही स्टेबल होता है, बाकी हायर टेम्परेचर पर अनस्टेबल होता है, तो ये टेम्परेचर भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लो टेम्परेचर पे ही ये सॉल्ट बनेगा, डाइजोनियम सॉल्ट। तो HNO2 क्या करता है बेटा, जो अमाइन ग्रुप है उसको कन्वर्ट कर देता है डाइजोनियम सॉल्ट में। तो ये बेंजीन रिंग है, तो इसका मतलब यहां पे जरूर अमाइन ग्रुप के साथ कोई कंपाउंड होगा। कौन सा कंपाउंड है, बेंजीन पे NH2 ग्रुप होगा।
इस ग्रुप को ये कन्वर्ट करेगा इसमें, यानी जो ए कंपाउंड है वो आपके पास क्या है, एनिलीन है। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये अब मेरे बेटा ये बहुत इजीली रिप्लेस हो जाता ग्रुप। ठीक है, तो KI के साथ अगर हम इसको रिएक्ट कर रहे हैं तो ये बन जाएगा आपके पास, जो बी बन रहा है वो क्या बनेगा, आइडोबेंजीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, आइडोबेंजीन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है मेरे बेटा, सिंपल एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। की कंसेप्ट यहाँ पे यही था, टेम्परेचर को जरूर देखना। IIT JEE में देखो एक्यूरेसी वो रिक्वायरमेंट होती है उनके, तो यहाँ पे टेम्परेचर भी देखना है आपको। ये डाइजोनियम सॉल्ट आपका लो टेम्परेचर पे ही बनेगा। ठीक है, और HNO2 बनाता है, और HNO2 जो है इसको हम C2 में जनरेट करते हैं, यानी ड्यूरिंग द रिएक्शन जनरेट करते हैं, क्योंकि ये बहुत अनस्टेबल होता है और लोअर टेम्परेचर पे ये अचीव किया जा सकता है। ठीक है, तो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, होप सो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, देखो बच्चों ये क्वेश्चन भी बड़ा सिंपल है मेरे बेटा। दो सेमी सर्कुलर आर्क दे रखे हैं, कॉन्सेंट्रिक है, यानी सेंटर इनका सेम है। ठीक है, ये इस तरह से कंपोजिशन दे रखी है, हमें यहाँ पे सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बताना है। ठीक है, तो मेरे बेटा देखो इस वाले पार्ट के कारण तो जीरो होगा और इसके कारण भी जीरो होगा। इस आर्क के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, यानी सेमी सर्कुलर आर्क के कारण जो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड होती है, दैट इज गिवन बाई म्यू नॉट आई अपॉन 4r। r क्या है, रेडियस। ये फॉर्मूला यूज करेंगे मेरे बेटा। ठीक है, अब देखो मेरे बेटा राइट हैंड थंब रूल से आप देखो ये सेमी सर्कुलर आर्क की वजह से कैसे जा रही है, इनसाइड बोर्ड जा रहा है, यानी हम इसको अगर क्रॉस से शो करें तो ये क्रॉस से जा रहा है। ठीक है, और बाहर वाले आर्क के कारण कहां को आ रहा है बेटा, ये जो बड़ी वाली आर्क है उसके कारण कहां को आ रहा है, फिर आउटसाइड बोर्ड आ रहा है। ठीक है, तो यानी इसके कारण डॉट से दिखा देते हैं, यानी दोनों मैग्नेटिक फील्ड सेंटर में क्या है, अपोजिट है। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय दिस। तो जो हमारे पास रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होगा मेरे बेटा, वो हम कैसे निकालेंगे, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इस वाले फील्ड में से इस वाले फील्ड को माइनस कर देते हैं वेक्टोरिकली, क्योंकि ये अपोजिट जा रहे हैं। ठीक है, यानी B1 माइनस B2 कर देते हैं। इसका मैग्नेटिक, इसके कारण छोटी आर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको B1 मान लेते हैं और बड़ी आर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है B2 मान लेते हैं। ठीक है, अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। B1 की वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट I1 4r1 और B2 की वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट I1, या I ही बोल देते हैं मेरे बेटा क्योंकि I1 नहीं बोला इसने, I4r2। ठीक है, म्यू नॉट I अपॉन 4 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। म्यू नॉट की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, ये I की वैल्यू है, अपॉन 4, और R1 की वैल्यू है 1 अपॉन 4 पाई माइनस 1 अपॉन R2 की वैल्यू है 6 पाई। ठीक है, ये सिंपल कैलकुलेशन में आ गया। एक बार इसको रब कर देते हैं इधर, 4 से 4 कट जाएगा मेरे बेटा, पाई कॉमन लेंगे तो पाई भी कट जाएगा, यानी जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है हमारे पास वो आ रही है 10⁻⁷ I, और इसको सॉल्व कर दें 1 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 6। ठीक है, 4 से 4 कट गया, पाई कॉमन लिया तो वो भी कट गया, और ये हो जाएगा 10⁻⁷ I, 3 से कर दो 3 माइनस 2 अपॉन 12, यानी 1/12 इंटू 10⁻⁷ I, इतना टेस्ला हो जाएगा मेरे बेटा। ठीक है, अब चाहे तो आप इसको डेसिमल में भी चेंज कर सकते हो। देखो मेरे बेटा बहुत बेसिक सवाल है कि 0.5 ग्राम कोई ऑर्गेनिक मैटर है जिसका हमने कंबशन किया है, कंबशन करके हमें CO2 मिलती है 1.46 ग्राम और वाटर मिलता है 0.9 ग्राम। ठीक है, हमें परसेंटेज ऑफ कार्बन चाहिए।
कंपोजिशन नहीं चाहिए यहाँ पर कंपाउंड की, हालांकि हम कंपोजिशन भी निकाल सकते हैं, ठीक है, मगर यहाँ पे हमें क्या चाहिए, परसेंटेज ऑफ कार्बन चाहिए, ठीक है। तो मेरे बेटा बड़ा सिंपल है, देखो इतने से ऑर्गेनिक मैटर को जला के हमें CO2 मिला है, इतना 1.46 ग्राम, ठीक है। और हमें मालूम है मेरे बेटा CO2, देखो CO2 44 ग्राम CO2 में जो कार्बन होता है, यानी CO2 का जो मास है, मोलर मास है 44 ग्राम है, 44 ग्राम CO2 में जो कार्बन होगा वो होगा 12 ग्राम। तो फिर 1 ग्राम CO2 में कितना होगा, 12/44, ठीक है। तो 1.46 ग्राम ऑफ CO2 में कार्बन कितना होगा मेरे बेटा, 12/44, 1.46 इतना ग्राम होगा कार्बन, ठीक है। अब हमें परसेंटेज चाहिए, तो परसेंटेज हम कैसे निकालेंगे, जितना हमारा कार्बन आ रखा है 12/44, 1.46 अपॉन टोटल हमारे पास कितना था ऑर्गेनिक मैटर 0.5 इंटू 100, ठीक है। आप इसको सॉल्व कर दीजिएगा, 79.6% आ जाएगी मेरे बेटा, सॉल्व कर देना इसको। कई बार ऑप्शन में अगर उसने 80% दिया है तो आप अप्रोक्सीमेट करके 80% भी बोल सकते हो, ठीक है। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है मेरे बेटा, इस क्वेश्चन को भी हम अपने 9th के स्टूडेंट को कराते हैं। तो सिंपल क्वेश्चन था, ये IIT JEE में आया हुआ है, इसमें हमें इस ऑर्गेनिक मैटर की कंपोजिशन नहीं बतानी है, ठीक है, परसेंटेज ऑफ कार्बन बतानी है। उसी तरह से हम परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन भी निकाल सकते हैं, ठीक है। होप सो आपको समझ में आया होगा, थैंक यू। हेलो मेरे बेटा, देखो ये क्वेश्चन मेरे बेटा कभी कल्पना नहीं करी थी कि इतना सिंपल क्वेश्चन आएगा, और ऐसा क्वेश्चन भी IIT JEE में आ सकता है, ठीक है। बड़ा सिंपल है, जिसको हमें उसने पूछा है हमें कि हाईएस्ट एटॉमिक नंबर किसका है, मतलब IIT JEE में तो दिमाग को टेस्ट करते हैं, ठीक है, ये रटाफिकेशन टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। हाईएस्ट एटॉमिक नंबर तो बड़ा सिंपल है, ये रटाफिकेशन बेस्ड है मेरे बेटा। पोलोनियम का 84 होता है, प्लेटिनम का 78 होता है, प्रेसियोडीमियम का होता है मेरे बेटा 59 और लेड का होता है 82। तो मेरे बेटा बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इसका आंसर पोलोनियम था, जो भी ऑप्शन होगा आप उसको टिक कर दीजिए। सिंपल रटाफिकेशन बेस्ड था, वेरी सिंपल क्वेश्चन, और हमने तो कल्पना नहीं करी थी इतने सिंपल क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ठीक है, IIT JEE में। हेलो स्टूडेंट, देखो मेरे बेटा ये क्वेश्चन आ रखा है, इसका मैंने YouTube पे वीडियो भी डाल रखा है पहले, कि 10th के स्टूडेंट को हम ये फॉर्मूला लेंस मेकर फॉर्मूला पहले ही बता देते हैं, 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1, 1/r1 माइनस 1/r2। इसकी मैंने एक वीडियो YouTube पे पहले ही डाली हुई है, ये हम 10th के बच्चे को करवा देते हैं, क्योंकि बहुत क्वेरीज ऐसी होती है बच्चों की, या बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसको हम इस फॉर्मूले के बेसिस पे ही हम सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो इसका प्रूफ हम नहीं देते हैं, प्रूफ 12th क्लास में आता है, बट इस फॉर्मूले का यूज करना बच्चे को बता देते हैं, ठीक है। तो इसी फॉर्मूले पे बेस्ड ये क्वेश्चन आ रखा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, खाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है आपको, ठीक है। तो देखो 1/f, फोकस की वैल्यू क्या दे रखी है 12 सेंटीमीटर है, क्योंकि ये सब सेंटीमीटर में, तो आपको चेंज करने की जरूरत है नहीं, ठीक है। तो 12 सेंटीमीटर। हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू निकालनी है, तो अभी ये म्यू माइनस 1, R1 की वैल्यू दे रखी है, ये बेटा बाई कन्वेक्स लेंस है, ये ध्यान रखना, तो फोकस उसका पॉजिटिव होता है, तो ये क्वांटिटी आपकी पॉजिटिव होनी चाहिए, ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान देना है आपको सब्स्टिट्यूशन में। तो 1/10 माइनस 1/-15, ये साइन कन्वेंशन देते हैं हमें से, ठीक है। ये इस तरह से होता है बाई कन्वेक्स लेंस, तो एक रेडियस ऑफ कर्वेचर आपका पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है, ठीक है। तो नेगेटिव वाले को हम ऐसे लिया, ठीक है बेटा। ये बहुत आसान, आपको मतलब बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाना चाहिए, कोई बहुत हार्ड नहीं है कैलकुलेशन। म्यू माइनस 1 ये हो जाएगा 1/10 प्लस 1/15, फिर कैलकुलेशन कर लो, म्यू माइनस 1
और 30 एलसीएम हो जाएगा 3 + 2/30 यानी म्यू -1 और ये हो जाएगा 5/30 यानी म्यू -1 1/6। अब देखो मेरे बेटा यहां पे ये 1/12 है और ये 1/6 है, तो ये वैसे ही कट जाएगा, तो ये 1/2 आ गया। ठीक है, अब इसको थोड़ा यहां पे लिख देते हैं, यानी 1/2 इक्वल टू आया है म्यू -1। 1/2 इक्वल टू आया है म्यू -1। यहां से हमारे पास म्यू की वैल्यू आ जाएगी 1 + 1/2 यानी 3/2, चाहे तो आप बोलो उसको 1.5। ये हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आया। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन बहुत सिंपल है। ठीक है, IIT JEE 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है, अभी लेटेस्ट अप्रैल में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, सिंपल सब्स्टिट्यूशन करना था। ठीक है, तो इसलिए मैं IIT JEE के लिए बोलता हूं तो फॉर्मूले रखो अपने टिप्स पे और अपने कंसेप्ट बहुत क्लियर करना।